पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के न्यूट्रिशन तक कंप्लीट कर रखा था। यस सर। अब देखेंगे न्यूट्रिशन के आगे थोड़ा सा एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और ये हेटरोट्रॉफिक हमने कंप्लीट किया था। यस सर। ऑटोट्रॉफ्स क्या था? जो स्वपोषी हो, जो खुद से अपना भोजन तैयार करे, है ना। और विषमपोषी क्या थे? हेटरोट्रॉफिक मतलब विषमपोषी, जो दूसरे पर। हाँ, वेरी गुड। चलिए तो एक बार इसको हम लोग ये कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक हो गया न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही हम लोग पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण में ही हम लोग पढ़ेंगे। कंचन वहाँ पर हाथ रखते जाओगे ताकि प्रीति को भी दिक्कत ना हो, है ना, वो भी समझ सकेगी कहाँ कहाँ पर हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. अब एक बात समझेंगे, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। स्वपोषी जो जीव है मतलब ऑटोट्रॉफिक, जो खुद से अपना तैयार करते हैं, जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। ये लोग जो कार्बन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, ये किस प्रक्रिया, किस पर ज्यादा ये होता है? प्रकाश संश्लेषण से ना। यह वह प्रक्रम है, मतलब कौन? प्रकाश संश्लेषण। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब स्वपोषी जीव जो है ऑटोट्रॉफ, है ना, वो जो बाहर से जो भी चीज लिया उसको ले करके और अपने में ऊर्जा समाहित करता, उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? थोड़ा सा भी डाउट? अच्छे से समझेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक एक पॉइंट समझ रहे हैं अच्छे से एनसीईआरटी का, तो समझिए पूरा आप ऑटोमेटिकली बनाकर लिख दोगे। क्वेश्चन आंसर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती कभी, ठीक है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। अभी ये जो पदार्थ बोल रहा था कि जिस पदार्थ को ये ऊर्जा में चेंज करता है, कौन? स्वपोषी जीव। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो बाहर का चीज है, बाहरी पदार्थ है, उसको ले करके और किस में चेंज करता है? ऊर्जा में, एनर्जी में, और वो बढ़ता है, फूलता है, फलता है, फल देता है और व्हाटएवर जो भी। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में ले जाते हैं। मतलब ये जो पदार्थ लेगा, क्या पदार्थ लेगा? अगर हम वहां पर कुर्सी रख दें तो कुर्सी ले लेगा? नहीं, ये क्या लेता है? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश से, प्रकाश सूर्य की है ना, और मिट्टी से मिनरल्स वगैरह लिया और उससे अपना भोजन तैयार किया। तो ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है, ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये किसमें चेंज कर देता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, मतलब ऑब्वियसली हमें एनर्जी प्राप्त होगा। कार्बोहाइड्रेट का मतलब एनर्जी प्राप्त होना, ऑब्वियसली। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। अब जो पौधे को जो कार्बोहाइड्रेट मिला तो उससे उसको एनर्जी मिला, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। हालांकि ये अभी जो दिख रहा है नेक्स्ट पेज में, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch.
स्टोरेज के रूप में संचित कर लिया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लीजिए अब हम ज़्यादा खाना खाएं, अब मुझे एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारा बॉडी क्या करता है कि उसको रख लेता है, जैसे वसा बना देता है, फैट। और फैट बन गया और वो क्या होता है, हमें बाद में जब एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो देता है। सिमिलरली उसमें भी जब पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उससे जब एनर्जी चाहिए होता है तो वो ले लेता है, और जो नहीं हो पाता उसको स्टोरेज के रूप में, मतलब मंड के रूप में, स्टोरेज के रूप में उसको स्टोर कर लेता है। किसके रूप में? स्टोरेज के रूप में। हाँ, स्टोरेज के रूप में, STARCH, स्टोरेज के रूप में स्टोर कर लेता है। आप लोग हिंदी में भी स्टोर दे सकते हो या फिर मंड के रूप में संचित कर लेता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा के तरह प्रयोग करेगा, आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया है ना, वसा के रूप में वो हो जाता है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। जो हम लोग वसा के रूप में हम लोग ये कर लेते हैं, वो हमारे बॉडी में जो हमें इंस्टेंट ऊर्जा प्राप्त हुआ, और नहीं तो हमें किस रूप में वो स्टोर हो गया? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधों में मंड के रूप में, मतलब स्टार्च के रूप में। यस, वेरी गुड, स्टार्च के रूप में ये। और हम लोगों में ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में। कोई डाउट किसी को? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और पौधों में स्टार्च के रूप में। चलिए अब एक एग्जांपल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मिलता है, अभी आप लोगों को सर ने बताया, ये दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा? नहीं दिख पा रहे हैं? अच्छा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है? ह्यूमन एलिमेंट्री का नाम। ये देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड में और किससे? पानी से। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है, और सूर्य की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज, मतलब एनर्जी बनाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी, मतलब ग्लूकोज। किसकी उपस्थिति में? हाँ, एक तो क्लोरोफिल और दूसरा सनलाइट की उपस्थिति में। हिंदी में सूर्य का प्रकाश और इंग्लिश में क्लोरोफिल। इन दोनों की उपस्थिति में क्या बनाता है? C6H12 और क्या बनाता है? प्लस H2O। क्या बनाता है? H2O। मतलब पानी भी तो निकलता है, मुंह में पानी नहीं आता है? पानी नहीं आएगा, बिना पानी का कैसे होगा? तो प्लस H2O हो गया। हाँ था क्या? क्या बोल रही? क्या हो गया? कोई दिक्कत आ रही है क्या? ऑक्सीजन क्यों? प्लस का ये के रूप में। जैसे गौर फरमाइएगा, वैसे भी नॉर्मल आप लोग जब देखते होंगे, नॉर्मल जब हम लोग वो फाँकते हैं, मतलब ग्लूकोज नहीं, स्पेशल हम लोगों के एनर्जी के लिए बना रखा होता है, वो लोग फाँकेंगे तो देखिएगा वो ऑटोमेटिकली मुंह में घुलने लग जाता है, पानी छोड़ता है ना। और H2 है तो ऑक्सीजन भी तो जरूर होगा, नो डाउट। बिना ऑक्सीजन का तो पानी तो बन ही नहीं सकता, सिंपल सा बात है। और ऑक्सीजन भी निकलेगा जब आप पी लोगे, जब पानी के रूप में या खाना के रूप में, तो ढका के रूप में भी, है ना, तो वो सब निकलते जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है? C6H12O6। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। और ये तो पानी है, ये ऑक्सीजन है, ये पानी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कुछ देर पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर के क्लोरोफिल और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, मतलब ग्लूकोज बनाएगा, और ऑक्सीजन और पानी तो निकलेगा ही। चलिए अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। कोई भी केमिकली इक्वेशन होगा तो हम लोग उसको बैलेंस जरूर करेंगे। आप फिर से लिख सकते हैं या नहीं भी दोबारा में लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने दे दिया है। चलिए इसको वो कीजिए। इधर कार्बन कितना है? इधर कार्बन 1 है, इस साइड कार्बन कितना है टोटल? 6। तो 6 कार्बन कर दिया हमने। और बताइए ऑक्सीजन कितना है? इस साइड ऑक्सीजन कितना हुआ? ये देखिए 12, 6 2 12, और ये 1 13, और इस साइड 6 7 2 9। तो क्या करें? बोलिए क्या करें? बोलिए। H2O में 2 कर दिए हैं,
तो 2 कर दिए तो क्या हो गया 6 2 8, ये 2 ऑक्सीजन हो गया और ये 4 हाइड्रोजन, तो 6 ऑक्सीजन 2, 6 2 8 और 2 10, लेकिन यहाँ पर तो 6 दूनी 12 और 1 13 ऑक्सीजन है। तो बोलिए और क्या करेंगे। और इस तरफ वाले कितने? इस तरफ देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना हुआ 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 4 कैसे हो 12 4 16 हाँ? 12 4 अच्छा यहाँ 12 है ना, 12 और 2 दूनी 4 12 4, 16 तो इधर कितना करना होगा 8 दूनी 16 करना होगा। तो ऑक्सीजन इधर 8 हो गया इसे, इधर 8 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 8 20, 6 2 8 8 2 10 से हो रहा है। तो ऑक्सीजन ये कर दीजिए वहाँ पे O2 में यहाँ 5 पे इंटू O2 कर में 6 दीजिए, से कर दीजिए। O2 में 5 इंटू करिए तो हाँ 2 10 हो जाएगा 20 चाहिए ना। हाँ O2 में यहाँ पर और 2 में 5 दूनी 10, लास्ट में जो है वहाँ पर 5 10 10 6 कर देंगे तो 10 दोबारा 6 18 होगा, फिर तो 5 करते हैं 5 में 10 दोबारा 6 18, 6 और 2 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 6 18, 18 और 6 24, 24 ऑक्सीजन इधर है, इधर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 और 12 24 ऑक्सीजन हो गया। ये तो H2O था, इधर भी 24 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन भी नहीं है 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन। अब हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन भी नहीं है, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, अब तो नहीं है 12 12 12 हो गया, खत्म, बस ये हो गया संतुलित। अब ये इसका आंसर हो गया, खत्म। कौन सा बड़ा चीज था, ठीक है। अब आइए, देखकर हार्ड तो नहीं लग रहा, अब समझ में आते जा रहा है सारा, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब ये जो हो रहा है, ये जो बना हुआ ना, इसके कारण इसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता होगा, तब तो होता होगा, तो हम देखेंगे क्या क्या होता। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पहले देखिए क्या क्या होता है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस: एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, अवशोषण करना, अवशोषित करना, अवशोषण करना है ना, एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल द्वारा। किसके द्वारा? अभी कुछ देर पहले ऊपर में पढ़े थे ना, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो ये काम करता है। चलिए दूसरा, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को, क्योंकि ये सूर्य से प्रकाश लिया और प्रकाश लेकर के ये रासायनिक ऊर्जा में, मतलब अपने अंदर वो जो प्रक्रिया बनाया चेंज करने का, ये सिस्टम वो रासायनिक, हाँ रासायनिक ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना। ये पूछ सकता है कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने का ये कौन सा प्रोसेस है, तो किसके ये से करता है वो, सूर्य के प्रकाश से और तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। मतलब किसमें और ये हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए फिर बोल रहा है तीसरा क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, है ना। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े थे ना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होना, ऐड होना, जुड़ना, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना, जबकि ऑक्सीजन का हटना, लॉस होना, ठीक है। अब यहाँ आ गए ये, फिर कह रहा है these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, so in figure number 6.1 में आप जैसा कि देख रखे हैं, यहाँ पर एक पत्ते को बता रखा है ना। ये देखिए यहाँ पर एक पत्ते को जो दिख रहा है, उसका बीच वाला सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। आप भी देख लें, आप दोनों पीछे चले जाएं।
प्लीज कम। और देख रहे हैं बीच वाले को, जो बीच वाला सिरा है, जो पत्ता है, इस पत्ते के बीच वाले सिरे को, ये बीच वाला जो गया था उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। और फिर जाइए वो जो पत्ता का ऊपरी सेंटर है, जो पत्ता वाला हरा वाला, उसको लैमिना और लीफ ब्लेड क्या बोलते हैं? हाँ, पर्ण पटल। अब ये देखिए नीचे में वेन, जो इसका इधर इधर निकला रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीरा, वेन, है ना। वेन्स नहीं हो नसा, नस उसका जी, इसका भी तो नस होगा, तो वही उसकी नसें फैली है हमारे बॉडी में, पूरा फैल रखा ना, ये जो हम लोग भी अपना पकड़ते हैं ये ना। चलिए अब कह रहा है क्या? फ्लोएम। ये देखिए जो किसी पत्ते को काटा जाता है तो जो ऊपरी परत दिख रहा है इसका, देखिए रेड वाला परत, देखिए यहाँ पर रेड वाला परत होगा, रेड वाला परत है फ्लोएम, और नीचे वाला परत है वो जाइलम। क्या है? जाइलम। हो जाओ किसी को? फ्लोएम का काम करता है, फ्लोएम का क्या रोल होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट, जाइलम, वाटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पर नीचे वाले लेयर में आइए, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट, इसका अब अंदर का लेयर दिखा रहा है ये क्या है? ये वे क्यूटिकल, मोमी क्यूटिकल, ऊपरी बाहरी त्वचा, जो ये जो बाहर में अपर एपिडर्मिस दिख रहा है, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस वो है ऊपरी बाहरी त्वचा, नहीं होता ये हमारा ऊपरी बाहरी त्वचा, तो वो उसका ऊपरी बाहरी त्वचा है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ये जो ये होल टाइप का दिख रहा है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है वो? हरित लवक, मतलब हरा लवक, है ना, क्लोरोप्लास्ट। पत्ते का हरा रंग किसके कारण होता है? हाँ, वायु कोश, जहां पर हवा पास करता है, बॉडी में हवा जाना चाहिए ना, तो इस पत्ते के बॉडी में हवा कहाँ जाता है? तो ये जो बीच बीच में छेद दिख रहा है, ये जो बड़ा बड़ा सा ये दिख रहा है गैप, वो जो गैप, वहां पर क्या जाता है? हवा रहता है। आप नहीं समझ रही हो, 110% याद रखिएगा। आपको या तो नींद आ रहा है या तो फिर आप पढ़ ही लो, ठीक है, मतलब आप पर नींद ज़्यादा सवार है ना पढ़ाई के मुकाबले। तो ये जो बीच में गैपिंग दिख रहा है बड़ा ज़्यादा, वो है वहाँ पर एयर जाने का, ये ठीक है, वो एयर स्पेस है, वहाँ पर हवा। गार्ड सेल को देखिए, नीचे में गार्ड सेल है ना, जो उसका उस सेल का वो मतलब समझिए तो रक्षा वाहिनी है ना, रक्षा करने वाला, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। चलिए निचली बाहरी त्वचा, जो सबसे निचली बाहरी त्वचा है, सबसे नीचे में ये जो दिख रहा है बस, और इन्हीं सभी से मिलते हुए ये सारा बना है। अब ये बोलेगा सर ये किसका है? ये सभी किसका बता रखा सर आपने? तो किसका है ये? ये देखिए लीफ का, ये लीफ का यहाँ पर ये जो इसका दिख रहा है, जो यहाँ सबसे लास्ट में जाता है, इसी को काट करके अलग से अलग में दिखाया है। ये वाला जो गया इधर इधर, हाँ काटे यहाँ पर, वही दिख रहा है, ये इसी को काट करके मतलब जूम करके दिखाया गया, तो ये सारा अलग अलग दिखाई दिया। कोई डाउट? चलो अब आइए आगे। हाँ, अब यहाँ पर समझ गए। अब ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आइए, अब आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरिएटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए, उदाहरण के लिए मनी प्लांट। मनी प्लांट हम लोग देखते हैं ना घर में लगाते वगैरह, तो मनी प्लांट वगैरह का पौधा लीजिए। क्रोटन का पौधा यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टॉक गेट यूज्ड अप। आप देखेंगे पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। संपूर्ण मतलब अगर वो अंधेरे कमरे में रखेंगे तो ये बताइए क्या उसको प्राप्त नहीं होगा? सूर्य का ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जब प्राप्त नहीं होगा तो वो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो जो पहले से उसने एनर्जी स्टोर कर रखा है जिसका नाम है स्टॉर्च, तो वो स्टॉर्च के रूप में इसका प्रयोग करेगा, तो उसका पूरा स्टॉर्च प्रयोग करते 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 एक समय ऐसा है कि पूरा स्टॉर्च खत्म हो जाएगा। हो गया? तो अब उसका कलर, आकार वगैरह सब चेंज होने लगे। कैसे पत्ती सिकुड़ जाता है, बस वही। तो बस एग्जाम्पल बता रहे, लेकिन हम लोगों को एक्टिविटी भी पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ऑफ हमें जानना है, पढ़ना है, ताकि एक भी चीज छूट ना जाए। कहीं से क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछे, हम बता पाए। ठीक है, चलिए
नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। 6 घंटे बाद आप सूर्य के प्रकाश में इसको रखिए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब जो पूरा उसका यूज हो गया, अब उसको 6 घंटे के लिए प्रकाश में रखिए, सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हर एक भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। जैसे जो हम उसमें से उस पौधे में से एक पत्ता को तोड़े, उसमें से क्या किए कि जहाँ हरा था वहाँ पर हम या तो फोटो वोटो खींच लिए या फिर बना लिए कि यहाँ पर जो था कोई डिजाइन से कि यहाँ पर हरा था, यहाँ सूख गया था, यहाँ हरा, यहाँ सूख गया था। ऐसा है ना कि कहाँ कहाँ हरा बचा था, है ना, मतलब वहाँ पर एनर्जी है तभी हरा है, यानी तो जिस जहाँ का स्टोरेज पूरा खत्म हो गया वो तो पूरा खत्म। चलिए आइए, फिर कह रहा है डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में, हाँ, उस पत्ते को उबलते पानी में डाल दीजिए ना, जो पानी खौल रहा है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। इसके बाद एक ऐसे एल्कोहल से बीकर में डुबो दीजिए, मतलब एक एल्कोहल में, मतलब एक बीकर में एल्कोहल डाला हुआ है उसमें डुबा दीजिए। ठीक है, डुबा दिया। गर्म पानी उबलते पानी में डालें, डाल के फिर इसमें लाए, है ना, बीकर में जो एल्कोहल है उसमें डालें और निकाल दिए। फिर कह रहा है कि केयरफुली प्लेस द एबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक एल्कोहल उबलने लग जाए, और उसमें डाल करके, और जो हम तब तक उसको गर्म करेंगे, मतलब बर्नर से, ऐसे नहीं कि अपने पकड़ के चिमटा वगैरह से या किसी चीज़ से पकड़ करके। और आप देखिएगा कि लैब में तो वो पकड़ने वाला भी होता है स्टैंड की, उसमें रखा हुआ है, और वो पकड़ने वाला नीचे से जलने वाला भी है ना। तो उसमें क्या कर रहा है कि वो, और तब तक उसको उबालिए जब तक कि वो जो एल्कोहल है तब तक उबलने लग जाए, तब तक उसको उसी में छोड़े रहिए, है ना। फिर कह रहा है What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? और पत्ती का रंग क्या होता है? अब आप जब देखें तो फिर आपको पत्ती का रंग कैसा दिखा, विलियन का रंग कैसा हो जाता है, पत्ती का रंग में, और विलियन जो सॉल्यूशन है जो उस बीकर में है उसका रंग कैसा हो गया, ये नोट कीजिए। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी सबसे ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डालिए। पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डालिए, जिसमें आयोडीन हो, नमक हो लेकिन कम मात्रा में हो, उसमें डालिए। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। पत्ती को बाहर निकाल करके उसके आयोडीन को धो दीजिए, है ना। मतलब क्या करेंगे कि अब हम उसको निकालेंगे बाहर और उसको क्या कर देंगे, धो देंगे। मतलब धो देंगे तो उसका जो भी आयोडीन होगा निकल जाएगा। Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए। प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, पहले वाला जो है मंड परीक्षण से पहले का है, दूसरा वाला मंड परीक्षण मतलब स्टॉर्च परीक्षण, है ना। स्टॉर्च परीक्षण से पहले का है और दूसरा वाला स्टॉर्च परीक्षण के बाद का है। तो ये देखिए, पहले हरा है, बाद में ये, चलिए अब देखेंगे। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा। अब हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है, वी हैड टॉक्ड, हमने बात किया था क्लास 9th में स्टोमाटा के बारे में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होते हैं, तो हमने रंध्र की चर्चा की थी। स्टोमाटा मतलब रंध्र, है ना। स्टोमाटा मतलब चलिए, which are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amount of gases exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots. Exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well.
since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard seal. Good. देखते जाइएगा ठीक से. The opening and closing of the pore is a function of guard cell. ऊपर में guard cell दिख रहा है उसमें ये में guard cell द्वार कोशिकाएं guard cell द्वार कोशिकाएं दिख रहा है. इनका काम क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का. और एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो पौधे का ये होता है पोर्स, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग का खुलने और बंद होने का क्या ये होता है, किसका फंक्शन होता है? गार्ड सेल का. कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन. सिमिलरली द पोर क्लोज विद द गार्ड सेल श्रिंक. जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है. जो पत्ते पर छोटा छोटा छेद नहीं दिखता, जैसे पीपल का पत्ता उठेगा तो साफ साफ दिखता है आर पार, है ना. और भी बहुत सारे पत्तों में होता है, आम में भी दिखेगा, सब में दिखेगा, लेकिन वो अब आम के पत्ते में साफ साफ नहीं दिखता कि वो उसका लेयर मोटा होता है, लेकिन होता सब में है. तो जो छोटा छोटा छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है मतलब होल होता है, वो जो पोर्स होता है, पोर मतलब छोटा छोटा छिद्र, है ना. पोर मतलब छोटा छोटा छिद्र, छेद, है ना, छोटा छोटा पोर, उसी को बोलते हैं पोर, PORES पोर्स. तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ऑक्सीजन का छोड़ना, ये सब, है ना. लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी. हमें यह भी जानना जरूरी है कि गैसों का आदान प्रदान केवल और केवल इन छिद्रों के द्वारा ही नहीं, बल्कि जड़, तना और पत्तियों की सतह से भी होता है ना. केवल वो छोटे छोटे पोर्स से नहीं होता है, बल्कि तना से भी, है ना, पत्ते से भी, जड़ से भी, है ना, होता है. इन पोर्स से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है. अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता. जब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए होता है पत्तों को? कार्बन डाइऑक्साइड. जबकि हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन. जबकि पेड़ पौधों को एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं चाहिए होता, मतलब एनर्जी भरपूर है, तो वो अपने छेद को क्या कर लेता है? अपने पोर्स को बंद कर लेता है. और जब उसको चाहिए होता है तो खोल देता है कि तुम आओ, जितना हो सके आओ, मुझे चाहिए, अभी एनर्जी मुझे बनाना है. समझ में आ रहा है कि इनका क्या क्या रोल है? याद रखिएगा, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर का क्या क्या रोल है, अच्छे से समझिएगा. ओपन स्टोमेटल पोर और क्लोज स्टोमेटल पोर को समझ गए. ओपन स्टोमेटल पोर का उपयोग कब होता है? वो क्यों करता है? जब उसको एनर्जी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है. और जब नहीं पड़ती है, आवश्यकता उसको नहीं पड़ती, तो वो क्लोज स्टोमेटल पोर बनाता है ना. और ये जो हरा हरा पोर्शन दिख रहा है, जो इसके किनारे किनारे दिख रहा है, उसको वो है क्लोरोप्लास्ट. क्या है? हरित लवक. क्या है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट. क्या है? कोई डाउट थोड़ा सा भी? ये वाला जो हरा वाला पोर्शन दिख रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट. और ये जो बीच में ये दो दिख रहा है स्टोमेटल पोर, ये देखिए बंद कर लिया, मतलब ये कैसा है? इसको क्या नहीं चाहिए? अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए. और ये जो पत्ते का खुल रखा है, ये खुल रखा, मतलब इसको अभी चाहिए. और ये गार्ड सेल का उपयोग क्या है? अभी आप लोगों को बताया गया था गार्ड सेल का क्या उपयोग. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. खुलने और बंद करने का काम कौन करेगा? वो किसका फंक्शन है? गार्ड सेल का, है ना. और अब बोला जाएगा खुलने और बंद होने का कारण क्या है? क्यों खोलेगा बंद करेगा? क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड जब चाहिए तो खोल लेता है, जब नहीं चाहिए तो. कोई डाउट? प्रीति थोड़ा सा भी डाउट? चलिए यहाँ सच में बच्चे बहुत वो रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि सच में डाउट यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है. ठीक है, जहाँ भी डाउट होगा तुरंत पूछ लीजिएगा मेरे से. एक्टिविटी पढ़ते जाओगे अच्छे से सारा समझ लो. छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है. द्वार कोशिकाओं का जो ऊपर में पढ़े ना, वो गार्ड सेल, वो छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का
द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ये द्वार जो है कोशिकाओं में जब जल जाता है, जब पानी जाता है तो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। तो फूल जाएगा तो खुल जाएगा, है ना। जल अंदर जाता है वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। तो ऑब्वियसली जब वो फूल जाएगा तो खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि उसको जगह चाहिए, है ना। चलिए, इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, पोर्स बंद हो जाता है। जब पानी नहीं रहता, जब वो सिकुड़ जाता है, जब कम हो गया तो सिकुड़ गया, तो ऑब्वियसली छिद्र जो होगा वो पोर्स जो होगा वो, और वो बंद कौन करेगा, गार्ड से। कितना मस्त समझ में आया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कोई डाउट किसी को थोड़ा सा भी? नो सर। चलिए भाई, ये एक्टिविटी नंबर 6.2 थोड़ा सा पढ़ लेंगे अच्छे से। क्या होगा, चलिए। टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे लीजिए, मतलब सेम पौधा, है ना। देखिए कि हाँ दोनों सेम है तो उन दोनों को उठाइए। कैसे, एक जगह बहुत ज़्यादा लगा रहता है एक ही जैसा पौधा, तो वहाँ से दो प्लांट लीजिए। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। 3 दिनों के लिए उसको कहाँ रखिए, अंधेरे कमरे में रखिए, मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी ना पहुँच पाए। तो हमको समझ में आ रहा है साफ साफ कि सर जब उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी नहीं मिलेगा, तो कुछ समय तक वो रहेगा, कुछ समय तक हरा रहेगा, बिकॉज ऑफ स्टार्च के रूप में वो अपना एनर्जी यूज करेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, खत्म हो जाएगा बेचारा, है ना। लेकिन ठीक है, हम लोग देखते हैं जैसा भी कह रहे हैं सर। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए, मतलब एक कांच का ग्लास लीजिए, उस पर रख दीजिए, है ना। कैसे फूल झड़ता है, उसका थोड़ा थोड़ा झड़ता है तो वो गिरता है उस पर, तो ऐसा रखिए कि उस पर गिरे, है ना, चाहे जो भी। फिर कह रहा है कि रखिए पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखिए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखिए, KOH रखिए, पोटासियम KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखिए। जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे तो देखिए क्या होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से क्या निकलेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। अब पोटासियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या करेगा, अवशोषण करेगा, है ना। अब ये कह रहा है क्या, द पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कौन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन फिगर नंबर 6.4। जैसा कि 6.4 में आप लोग देख रहे हैं कि एक बेल जार में उसको बंद किया गया, दोनों को एक जार में दिख रहा है, वो ऊपर से जो दिख रहा है ऐसा करके, है ना। तो ये एक जार में, बेल जार में, है ना, जो घंटी के जैसा होगा ना, ठीक है। तो वो बेल जार में उसको क्या कीजिए, दोनों को, हाँ जैसा कि आपको 6.4 में दिख रहा है, दोनों को बंद कीजिए। एक में पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखा गया और दूसरे में पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हाँ मतलब एक में पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक में, चलिए अब दोनों को चेक करना है। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। जार के तलों को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं, इससे प्रयोग वायु रोधी हो जाता है। क्या होता है कि नीचे से भी हो सकता है कि हवा चला जाए, जब बेल रखेंगे, बेल जार, फिर भी नीचे से तो हवा कहीं ना कहीं से चला जाएगा, तो हम लोग वहाँ पर वैसलीन लगा देंगे, जिससे कि क्या करेगी, वहाँ पर थोड़ा सा भी हवा और वो दोनों एक दूसरे को मतलब जोर से कनेक्ट कर ले कि थोड़ा सा भी हवा पार ना हो पाए। फिर कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। दोनों प्लांट्स को
सूर्य के प्रकाश में 2 घंटों के लिए रखिए। Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What can you conclude from this activity? प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए, जो दोनों पौधा हम लोग रखे थे उसमें दोनों को तोड़िए। उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें स्टार्च की उपस्थिति की जांच कीजिए कि किसमें स्टार्च बचा और नहीं। जैसे इससे पहले भी हम लोग 2 पौधा लिए थे, 2 पत्ता, और जो एक्टिविटी करते जा रहे थे तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि किसमें स्टार्च बचता है और किसमें नहीं बचता है। जिसमें बचा रहता है उसमें हम लोग वो अंडरलाइन किए रहते हैं, उसको कुछ करके किया ना, यहाँ हरा हरा बचा मतलब स्टार्च है और यहाँ नहीं है। तो उसी तरह इसको भी नोट करना है कि कहाँ बचा और कहाँ किस पत्ते में बचा, किस में नहीं बचा। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में स्टार्च की उपस्थिति दर्शाती हैं? क्या दोनों में एक जैसा स्टार्च दिखता है क्या? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? बस इसको अपने शब्दों में नोट डाउन कर देना है। दैट्स ऑल। कोई डाउट? नींद आ रही है? चलिए, based on the 2 activities performed above, can we design any experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? इस कारण से हमको क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आइए, so far we have talked about how autotrophs meets their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other material like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जो स्वपोषी होते हैं, जो खुद से अपना खाना तैयार करते हैं, ठीक है, जो खुद से अपना। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति द्वारा जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। जो स्थलीय पौधे हैं, जो जमीन से रिलेटेड है ना, जो जमीन से है, वो अपना जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? जमीन से, मिट्टी से अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ की भी मिट्टी से लिए जाते हैं। जैसे अब उनको चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए, तो वो कहाँ से लेते हैं? नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग ये लोग, जो पेड़ पौधा है, जो स्वपोषी प्लांट्स है, वो क्या चीज के लिए करते हैं? प्रोटीन तथा अन्य यौगिक संश्लेषण के लिए किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिया जाता है, जिन्हें जीवाणु जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से, जैसे वायुमंडल, जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल का नाइट्रोजन, उससे वो लोग बनाता है, उसके रूप में ये ले लेता है नाइट्रेट से नाइट्राइट के रूप में, है ना। नाइट्रेट से नाइट्राइट के रूप में चेंज करके ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब विषम पोषी पोषण, विषम पोषी। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। तो ज़्यादा नहीं है, 1 पेज है, थोड़ा कवर कर लेते हैं। उसके बाद जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नो डाउट। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Each organism is adapted to its environment. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food
Source is stationary such as grass or mobile such as deer would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of studies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Examples are fungi like bread molds, yeast and mushrooms. एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से और समझते हुए पढ़िएगा। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो सच में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप अपने मन से लिख भी सकते हैं। Others taken in whole material and break it down inside their body. बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के बाहर ही खाने को तोड़ लेते हैं ताकि वो अंदर में जाकर अच्छे से पच जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अंदर ले जाकर के पचाते हैं, है ना। जैसे अभी आप लोग देखेंगे भी, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है फंगी, ईस्ट। जैसे कि फंगी जो क्या करता है, लाइक ब्रेड मोल्ड्स। अब ब्रेड वगैरह देखते हो उसमें भूआ वगैरह लग जाता है तो ऊपर से ही वो उसको करने लग जाते हैं ना। जबकि हम और आप खाना कैसे पचाते हैं, अंदर ले जाकर के, बाहर में यहीं से भले स्टार्ट हो जाता है लेकिन अंदर से ही जाता है तभी तो क्या यहाँ बाहर रखकर पच जाएगा। वो जब तक अंदर नहीं लेंगे जाएगा नहीं, है ना। एसोफेगस से होते हुए जाएगा अंदर, हमारे सिस्टम में जाएगा, डाइजेशन सिस्टम में, तब जाकर के वो ऐसा ब्रेक डाउन करते 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 पचेगा। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like कोस्कट, अमरबेल, जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं, ऑर्चिड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। ये जो ढील वगैरह होता है, ढील और क्या 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 क्या, वो सब बाहर से ही वो काम करते हैं ना। चलिए समझेंगे अच्छे से। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है, भोजन के रूप में स्वरूप एवं उपलब्धता के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं। इनके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के लिए के ढंग पर भी निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास, या गतिशील है जैसे कि हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। जैसे जो अब घास है वो अपना भोजन कैसे बनाता होगा, ग्रास जो है वो अपना भोजन कैसे बनाता होगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह से। और वहीं जबकि हिरण उसी घास को खाता है, उस पर डिपेंडेंट है, घास पर, हाँ, वो बना और फिर ये खाया, फिर उसी हिरण को फिर कौन खाया, लॉयन, जो उस पर आधारित है। हाँ, ये प्रक्रिया देखिए ऐसे चलते रहता है, कोई किस पर कोई किसी पर, है ना, सबका। तो यही बता रहा था अभी। तो भोजन स्रोत अचल है जैसे कि हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग के विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। हाँ, कुछ जीव जो होते हैं भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। मतलब जो जो उसका जो भी लिया, जैसे कि कुछ कुछ लिया तो पहले बाहर में ही उसको तोड़ फोड़ लिया और उसके बाद धीरे 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 पचाते चल गया। जैसे फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ब्रेड पर जो भूआ लग जाता है वो बाहर में ही तोड़ दिया खाना को, और छोटे छोटे तोड़ देता है तब ना भूआ लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो तो लग गया। अब वो धीरे 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 अपना धीरे छोटा 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 पचा रहा होता है, नहीं, यही काम करता है। चलिए अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे कि अभी ये लोग बाहर से ही पहले छोटा छोटा टुकड़ा में कर दिया और उसके बाद वो क्या किया, उसको फिर खाना पचाता है, फिर अंदर ले जाकर के। और बहुत सारे जीव होते हैं जो जब तक अंदर नहीं ले जाते तब तक उसको तोड़ भी नहीं सकते। जैसे भले हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ करके खाते हैं, भले छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया और खा लिए। जैसे सांप, अब सांप पहले बाहर में छोटा छोटा टुकड़ा करता है क्या, वो डायरेक्ट निगलता है और अंदर में छोटा छोटा टुकड़ा करता है, फिर उसको पाट 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 करके उसको पचाता है। नहीं तो सोचिए एक बार जब वो कोई चीज़ निगला होगा तो क्या जीवन भर वैसे ही रहता है, सोचिए। तो पूरा निगल लिया और निगल के फिर अंदर में तोड़ता है, उसको तोड़ते मचोड़ते तोड़ते तोड़ते फिर एक छोटा सा भाग लेता है, फिर उसको धीरे 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 वो पचता है। जीव द्वारा किसी भोजन का अंतर ग्रहण किया जाता था, उसके पाचन की विधि उस शरीर की अभिकल्पना कार्यशैली पर निर्भर करता है। शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है, उसका पाचन कैसे होगा
और कितना जल्दी होगा और कितना बेहतरीन होगा ये उसके शरीर पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, उसके हाँ शरीर पर डिपेंड करता है कि वो कैसा कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके कार्यशैली पर। जैसे अब एक बच्चे का शरीर जो होता है, जैसे कि अभी बढ़ रहा होता है तो ज़्यादा चीज़ नहीं पचा पाता है, लेकिन जो युवागण है, हम और आप सभी, हम सभी कुछ भी खा करके भी पचा सकते हैं। लेकिन एक बूढ़ा आदमी को बहुत ज़्यादा खाना खिला दीजिए, वो नहीं पचा पाएगा, है ना। और नहीं तो बच्चा, तो जैसे बच्चे को दूध पिलाइएगा, गाय का दूध बहुत ज़्यादा, पेट खराब हो जाता है। नहीं, बचपन में जब भी आप गाय का दूध तुरंत पीना स्टार्ट करते होंगे, वो नहीं बोलते ताज़ा ताज़ा दूध, थान का डाइट दूध, तो पीजिएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो ये सब उसी के कारण है कि एक्सेप्ट नहीं करता है बॉडी, बहुत सारा चीज़ होता है, वो सब अलग किया है। तो शरीर की कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीटे, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंदर में खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में स्पष्ट करें। कुछ अन्य जीव, पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनका पोषण करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किल्ली, जू, लीच, फीता क्रीम सरीखे बहुत से जीव द्वारा प्रयुक्त होती है। जैसे अब बहुत सारा जीव जो होता है, प्लीज, थैंक्स अ लॉट, जय माता रानी। आप लोग टाइमिंग नहीं देखे थे तो फिर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं देखे थे, चलिए कोई बात नहीं। तो बहुत सारे जीव होते हैं जो मतलब बिना किसी को मारे, हाँ बिना किसी को कुछ किए वो अपना भोजन मतलब खाते पीते हैं और एनर्जी लेते हैं और जीवित रहते हैं। जैसे कि अमरबेल, फिर से किल्ली, जू जो बालों में हो जाते हैं ना, तो हमारा खून चूसते हैं हमारा अंदर से, है ना, भील वगैरह जो कहते हैं, लेकिन क्या हमें नुकसान पहुंचता है कुछ? हाँ, भली बाल का झड़ना और वगैरह वगैरह कुछ होता है जो वहाँ नुकसान पहुंचता है, लेकिन क्या उससे हमारी मृत्यु होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो उसको साफ सफाई करते रहते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा ना हो, और वो अब कोई बहुत सालों से वो साफ करेगा ही नहीं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली होना ही है, ठीक है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? न्यूट्रिशन मतलब पोषण, है ना, मतलब उनको जीने के लिए, एनर्जी के लिए कुछ चाहिए, तो अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं? कौन? ऑर्गेनिज्म। तो आइए ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपना भोजन कहाँ से तैयार करते हैं और कहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तैयार करते हैं, खाते हैं, पीते, जीते, एनर्जी और प्राप्त करते हैं। अच्छे से समझिए ताकि आप कभी भी किसी भी कैंडिडेट को बता पाए, है ना। चलिए कम टू द पॉइंट, बहुत छोटा सा है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। नंदू प्लीज जरा उनको बता दें कहाँ पर है हम लोग। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? ओके, चलिए। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इन सिंगल celled organism, in single celled organism, I think we have studied, है ना? Okay. In single celled organism, the food may be taken in the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to the perform different functions. For example, amoeba, है ना? Yes, amoeba क्या? Amoeba takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. चलिए, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न है। अब चूंकि सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम है वो सबका भी अलग अलग है,
तो जब सबका अलग अलग है तो सबका खान पान भी अलग है और पचाने का तरीका भी अलग है ना। अब जैसे शेर केवल मांस ही खाता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होगा। अब गाय जुगाली करते रहता है दिन भर, वो उसी से खाना पचाता है मेन, है ना। तो सबका अलग अलग। अब हम खाना खाते हैं और आधे घंटे बाद पानी पीते हैं जिससे खाना अपना ऑटोमेटिकली पचाता है हमारे बॉडी में, है ना। और हम काम करते हैं जिससे हमें एनर्जी, और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि जो एक कोशिक जीव है वो जो भी उसको चाहिए वो किसी एक चीज से प्रॉपर लेते रहता है ना, फिर बाद में अपना विघटन करके और अंदर में वो क्रियाकलाप करता है। और जैसे जैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ते जाता है वो फिर और ज़्यादा अपना बढ़ाते जाता है। जैसे जितना बड़ा पौधा होगा उतना ज़्यादा उसको पानी, मिट्टी, खनिज, लवण ये सब चाहिए होगा। अब उदाहरण के लिए एक आते हैं अमीबा पर। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं, क्या करता है, तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाद्य, हाँ, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। विघटन मतलब तोड़ना, विघटन मतलब तो वो जो फूड ले गया है अंदर उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा, फिर उसको अपने बॉडी में एनर्जी के रूप में ये करेगा। और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ जो अपच भोजन है, अपच पदार्थ है, उसको कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता अमीबा में, है ना। चलिए अब एक देखेंगे, जैसे अमीबा यहाँ है, दिख रहा है, जैसे मान लीजिए अमीबा है ये, ठीक है, अमीबा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फूड है ना, फूड है ये फूड है, ठीक है। अब इस फूड को इसका सेंटर हो गया, अब इसका फूड है ये, अब इसको धीरे धीरे ये घेरेगा। अब जैसे फूड अब यहाँ पहुंच गया, हाँ, अब धीरे धीरे वो अपने अंदर ले लेगा। यहाँ दिख रहा है ना, देखिए, ठीक है। अब फूड जो आ गया वो अंदर आ गया, ये जो इसका सेंटर था वो अंदर आ गया, फूड कहीं भी आ गया। अब उसको क्या करेगा, वो खाएगा, पचाएगा, तोड़ेगा, धीरे धीरे तोड़ करके फिर उसको क्या कर देगा, जो बचा हुआ चीज है, जो बचा हुआ है वो उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। देख रहे हैं लास्ट में, देखिए वो अंदर घुसा लिया, इन कर लिया। सबसे पहले वो जो इसका सेंटर था, ये इसका न्यूक्लियस था, हाँ, न्यूक्लियस इसका। फूड को ऐसे बनेगा ताकि पता चले कि न्यूक्लियस कौन है और फूड कौन सा है, ठीक है, लंबा चौड़ा ऐसा करके कुछ न्यूक्लियस। और याद रखिएगा न्यूक्लियस देना ही देना है। न्यूक्लियस देखिए आप अपने अपने में, न्यूक्लियस है केंद्र, फूड पार्टिकल्स है, बाहर में खाना दिख रहा है, खाद्य कण, कुछ भी खाद्य पदार्थ है, छोटा सा जो भी है। फिर सीडोपोडिया मतलब पादाब, कूट पाद, ये देखिए धीरे धीरे वो दो मतलब हाथ के जैसा, फिंगर जैसा दिख रहा है ना, उसमें लपेटेगा, उसको धीरे से बांध लेगा ना करके और अंदर घुसा लेगा, बस इन किया है ना, उसको बोल रहा है सीडोपोडिया। क्या है वो, फूड वैक्यूल्स। और ये जो अंदर में गया ये दिख रहा है वो फूड पार्टिकल्स, और फूड वैक्यूल बनाती है उसको घेर लिया वो, हाँ, और फूड, और जो अंदर में है वो क्या है, फूड पार्टिकल्स, उसको घेर लिया पूरा। अब देखिए लास्ट में वो फिर क्या कर देगा, फूड पार्टिकल्स के बाद उसको अंदर में खत्म। अब उसी तरह एक देखेंगे हम लोग क्या, पैरामीशियम। पैरामीशियम, ये पैरामोशियम लिखा हुआ है लेकिन मोशियम नहीं, मीशियम पढ़ते हैं, है ना, पैरामीशियम याद रखिएगा, भूलिएगा मत, पैरामीशियम, पैरामीशियम। चलिए अब पैरामीशियम के बारे में देखेंगे। विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या है, एक को, हाँ, ये भी एक कोशिक जीव है, एक कोशिक जीव है ना। ये भी कैसा जीव है, कौन, पैरामीशियम। जैसे अमीबा है वैसे अमीबा कैसा जीव है, यूनिसेलुलर है, याद रखिएगा कैसा है, यूनिसेलुलर। हाँ, अभी ऊपर में नहीं पड़ा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो ये भी यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर, एक कोशिक जीव। पूछ देता है यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर। तो और पैरामीशियम की भी बात की जाए तो पैरामीशियम भी जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर, है ना, एक कोशिक जीव है। द सेल हैज अ डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इट इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव्ड to this spot by the movement of cilia which
कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार का होता है। इसकी जो कोशिका होती है वो निश्चित शेप का होता है ना, एकदम एग्जैक्ट जैसा रहेगा वैसा ही होता है, ठीक है। तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। जैसे हम लोग खाली यहीं से खा सकते हैं, नाक से खा सकते हैं क्या? वो तो पानी के माध्यम से पानी वानी भरी हम लोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करके खा सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका भी एक स्पेसिफिक खाने का स्पॉट वो होता है जहाँ से ये खा सकता है, ग्रहण कर सकता। भोजन इस स्थान तक पक्षयाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, जो कोशिका को पूरी तरह से ढका रहता है। कुछ नहीं, पैरामीशियम भी सेम, मतलब इसी के जैसा एग्जांपल है। मतलब अमीबा को ले लिए और इसको ले लिए। मतलब ये अगर यूनिसेल्युलर में बात की जाएगी, एक कोशिक जीव जो अपना भोजन कैसे पचाते हैं, हम और आप कैसे पचाते हैं, ये और ये कैसे पचाता है। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे पचाते हैं। हाँ, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म समझे, यूनिसेल्युलर समझे। यूनिसेल्युलर मतलब क्या? एक कोशिका जीव, है ना। जैसे अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और याद रखिएगा, हमेशा भूलिएगा मत, ठीक है। अब जैसे कि घास अपना भोजन बना रहा था, फिर वो घास बढ़ा, एनर्जी से अपना बढ़ते गया, साइज बढ़ाते गया, फिर डियर आया, डियर उसको खा गया, है ना। वो अपना उसका खाने पीने का क्षमता, वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस किया, फिर वो बढ़ा, फिर ये आया, ये अपना खाया पिया, ये अपना एनर्जी बढ़ाया, फिर ये जब तक भाग दौड़ किया, फिर अपना शेर आया, फिर वो उसको खा गया, फिर वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस, सबका पाचन क्रिया इस प्रकार से अलग अलग होता है। इससे हमें सीखने को मिला। अब हम लोग जानेंगे, चूंकि हम लोग मनुष्य जाति हैं, तो हम अपने मनुष्य जाति के बारे में भी जानेंगे कि हमारा पाचन तंत्र कैसा होता है। इसीलिए हम लोग इन सभी के बारे में जान रहे थे। हम लोग किस पर आधारित थे? प्लांट्स और एनिमल्स पर। तो प्लांट्स का समझ गए, पाचन प्रक्रिया कैसे होता है, कैसे वो अपना खाना तैयार करता है और क्या खाता पीता है और कैसे बनाता है। कोई देता है कि खुद से बनाता है। अब एनिमल की बात की जाए तो एनिमल का भी देख लिए कि सर ये लोग भी कैसे खा रहे हैं, कैसे पचा रहे हैं, सबका अलग अलग तरीका है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद से अपना भोजन बनाते हैं और कैसे कैसे एक्टिविटीज करते हैं जिससे अपना चलाते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, है ना। अब आते हैं हम, तो अब हम जानेंगे अपने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, है ना। कि हम लोग जानते हैं कि मुंह से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता। सबसे इंपॉर्टेंट समझेंगे ना, हमारा भोजन जो होता है यही से स्टार्ट हो जाता है, टंग से। हम लोग जानते हैं कि हमारे जीभ में लार, मुंह में लार होता है पूरा, है ना। यहीं से ये जो लार इतना फायदेमंद होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। लार किसी भी खाने को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करता है और उसको तोड़ता है। पहले तो यहीं पर दांत से वगैरह से हम तोड़ लेते हैं, मिक्स करते हुए वो धीरे से छोटे छोटे भागों में टुकड़ा करके वो अंदर जाता है और खाने को पचाने में सहायता करता है। चलिए अब हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, हम सब अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए तब तक यहाँ तक ये आप देखिए, एक बार इसको नोट डाउन कर लें। अब क्या कंप्लीट करेंगे देखेंगे ध्यान से अच्छे से। BBI है आपके एग्जाम पर्पस के लिए और ऐसे भी हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में पोषण। चलिए अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल is basically a long tube extending from the mouth to the anus। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल मतलब नाला टाइप, पाइप टाइप कुछ, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जो यहाँ से लेकर के मतलब मुंह से स्टार्ट हो और एनस तक खत्म हो जाए, ये इसके बीच का जितना भी पार्ट है, मतलब उसका जो भी पूरा नाली है, जो नाल है उसका, उन सभी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और इसी के बीच हमारा जो भी होता है भोजन का पाचन होता है, जिससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है और हम एनर्जी जो प्रोवाइड कराता है उससे हम कोई भी काम कर पाते हैं, बैठ पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं या कोई काम कर पाते हैं। इन फिगर नंबर 6.6 में आपको 6.6 में ये जो मानव पाचन तंत्र, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये साफ साफ है ना, ये एकदम सेम हूबहू यही है ना। क्या क्या है? मुंह से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के कहाँ तक? एनस तक। मतलब माउथ से लेकर के, माउथ यहीं से स्टार्ट हो रहा है और एनस, इसके बीच में जितना चीज आया ये सब, ये टोटल हमारा किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग। हाँ, ये एक ऐसा लंबा ट्यूब है जिसमें जो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से लेकर के एनस तक। We can see that the tube has different parts. Various regions are especially to perform different functions. What happens to the food?
once it enters our body we shall discuss this process here। और जैसे ही हम यहाँ से मुंह में लेते हैं फूड को, हाँ, और उसके बाद हमारा प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो जाता है, हमारे भोजन का जो हम खाते हैं उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो जाता है, यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यही प्रोसेस को हम यहाँ समझेंगे। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक, है ना। देखिए बच्चा, वो जो चिकन का गुदा खा रहा है वही समझ रहे हैं कि यहाँ गुदा है, वो गुदा नहीं है, ये है ना वाला गुदा है जहाँ से आप वेस्टेज को बाहर करते हो, निष्कासित करते हो। चलिए अब देखिए, अब एक एक्टिविटी थोड़ा सा हम लोग देखकर समझेंगे। कह रहा है टेक 1 मिलीलीटर स्टॉर्च सॉल्यूशन, है ना। स्टॉर्च क्या रोल होता है, कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। स्टॉर्च से आप क्या समझे अभी तक में? चलिए ठीक है, बताइए। हाँ बोलिए, बोलोगी तभी तो सीखोगी। बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर। बोलिए प्रीति। कोई बात नहीं, बताइए कंचन। हाँ, जो बाद में यूज किया जाता है। वेरी गुड, है ना। चलिए सुन लीजिए तब तक आप, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कह रहा है क्या कि 1 मिलीलीटर स्टॉर्च सॉल्यूशन लीजिए 1%, है ना, इन 2 टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। 1 ml स्टॉर्च का घोल लीजिए 1%, है ना। 1 ml मतलब 1% ले लीजिए, है ना। 2 परख नलियों में, वो जो होता है टेस्ट ट्यूब, एक ए नाम रख दीजिए A और इधर नाम A रख दीजिए